तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले दो बड़ी चीज़ या दो बड़ी खबर आपको बताऊं, और इत्तेफाक से दोनों अदालत से ही रिलेटेड हैं, बल्कि दोनों सुप्रीम कोर्ट से हैं। एक शीना बोरा केस, बहुत सारे आप लोग हमेशा पूछते हैं उसका अपडेट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा केस की जो मेन अक्यूज्ड है, मुख्य आरोपी इंद्रानी मुखर्जी को बेल दे दी, यानी जमानत। हालांकि आज वो अभी भी जेल में है, कल शायद बेल की जो बाकी शर्तें हैं वो पूरी हो जाए और कल वो आज़ाद होंगी ज़मानत पर। अब सवाल है कि इतने हीनियस क्राइम में, जिसमें अभी फैसला भी नहीं आया है, और उसमें इंद्रानी मुखर्जी को ज़मानत क्यों दी गई, तो इसका जवाब भी इसी कानूनी पचड़े में है, उसी लीगल सिस्टम में है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इंद्रानी मुखर्जी को ज़मानत दी है, और क्या कहा ज़मानत देते हुए आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करीब 6.5 साल हो गए, 6.5 years, तब से इंद्रानी मुखर्जी जेल में है, और अभी भी लोअर कोर्ट में ट्रायल पूरा हुआ ही नहीं है। ट्रायल क्या, करीब जो इनके विटनेसेस हैं टोटल, अभी तक 237 विटनेसेस हैं जिनको वहाँ पे क्रॉस एग्जामिन करना है। उनमें से सिर्फ और सिर्फ अब तक इन 6.5 सालों में 68 विटनेस को ही कोर्ट में बुलाकर उनकी गवाही दर्ज की गई है। 237 में ओनली 68, 185 को अब भी एग्जामिन करना बाकी है। एक केस जिसको 6.5 साल हो गए, एक केस जिसमें एक मेन अक्यूज 6.5 साल से जेल में बंद है, उसके ट्रायल पूरा होना तो छोड़िए, अभी तो 237 में से सिर्फ 68 की गवाही हुई है, 185 की होनी है। और यही दलील इंद्रानी मुखर्जी के लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में रखी कि हमारे मुवक्किल को भी इंसाफ चाहिए, वो जेल में ही है, लेकिन अगर ट्रायल इतना लंबा होगा तो ये इंसाफ नहीं है, ये बल्कि नाइंसाफ़ी है। और ये लोअर कोर्ट में कब तक इसका फैसला आएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी तो 185 विटनेसेस को आने। तो इस ग्राउंड पे चूँकि ये डिले हो रहा है इंसाफ में, सुनवाई में, ट्रायल में, तो हकदार है हमारी मुवक्किल ज़मानत के लिए। और इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रानी मुखर्जी को ज़मानत दे दी। तो इस ज़मानत के साथ ये क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, कैसे मुकदमों की सुनवाई में कितने साल जो लगते हैं, लोग इंतज़ार करते रहते हैं, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, वो गलत नहीं है। और कई बार इसका फ़ायदा अक्यूज़ को मिलता है, आरोपियों को मिलता है, गुनहगारों को मिलता है, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों को दलील बनाकर आराम से ज़मानत ले लेते हैं। अगर ये ट्रायल अपने वक्त पर पूरा होता तो किसी कीमत पर इंद्रानी मुखर्जी को ज़मानत नहीं मिलती, और अगर ट्रायल पूरा हो जाता तो क्या पता, अगर वो कन्विक्ट होती, अदालत को लगता कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, तो उम्र कैद से लेकर कोई भी सज़ा, मैक्सिमम पनिशमेंट होती, फिर तो और भी ज़मानत नहीं मिलती। लेकिन अभी निचली अदालत का ही फैसला नहीं आया, 6.5 साल निकल गए, आने वाले अभी पता नहीं कितने और साल लगेंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रानी मुखर्जी को ज़मानत दे दी। ये पहली। दूसरी खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही आई। करीब 34 साल पुराने एक मामले में रोड रेज के क्रिकेटर और कॉमेडी शोज़ के जज, पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने आज थर्सडे को 1 साल कैद की सज़ा सुना दी। आपको याद होगा 1998 में एक रोड रेज का मामला हुआ था पंजाब में, जिसमें कार पार्किंग या गाड़ी को लेकर रेड लाइट के पास सिद्धू और एक शख्स में झगड़ा हो गया। गुस्से में सिद्धू ने, कहते हैं, घूसा मार दिया था उनके सीने पर। बाद में वो बेहोश हो गया, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में डेथ हो गई। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें मौत की वजह दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक बताया गया। वो मामला लंबा चला। उसके बाद इंडियन टीम को वेस्ट इंडीज़ जाना था, तो सिद्धू को फिर भी कोर्ट से इजाज़त लेकर भेजा गया, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे थे। ये मामला सालों चला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ वक्त पहले इस मामले में सिद्धू को बरी कर दिया और सिर्फ उनके ऊपर फाइन किया और कहा ख़त्म। अब उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस पलट दिया, क्योंकि चैलेंज किया था फिर किसी ने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। उसने कहा कि नहीं, सिर्फ जुर्माने से काम नहीं चलेगा, कम से कम इसके लिए 1 साल तो आपको सज़ा काटनी होगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई। अब इसी का एक उपचार, एक कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, वो राइट है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। अब उस पिटीशन के सहारे अगर ये फैसले को फिर पलट दिया जाए तो अलग बात है, वरना यह तय है कि करीब अब तक इस केस में सिद्धू 1 दिन जेल में रहे। तो अगर 1 साल माने तो 364 डेज लेफ्ट, यानी 364 दिन उन्हें जेल में रहना पड़ेगा।
तो ये दो बड़ी खबर, दो फैसले आप तक पहुंचाने थे। अब आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले फिर आपको याद दिलाऊं, कुकू एफएम पे भी ऐसी कहानियां आती हैं, तमाम मनोरंजन की, क्राइम की, अलग अलग बड़े बड़े लोगों की ऑडियो बायोग्राफी, इसके अलावा सस्पेंस, थ्रिल। तो कुकू एफएम पर भी आप जाकर कुकू एफएम ऐप पर कहानियाँ सुन सकते हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो अपनी मनपसंद की कहानियाँ आप कुकू एफएम पर भी ज़रूर सुनें। अब आज की कहानी के ऊपर आते हैं। हमारे देश में एक रिवाज है शादियों पे तोहफा देने की, बल्कि बहुत सारे त्यौहार पर। हमारे यहाँ तो तब तोहफा एक तरह का फैशन भी है। मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि जो गिफ्ट और तोहफे होते हैं, कई बार वो रिश्वत की दूसरी शक्ल भी होते हैं। तो कई बार अगर कोई आपको इस तरीके से तोहफे के नाम पर कुछ दे रहा है और अगर आपको पता है कि उसका कुछ काम फंसा है या काम करना है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो समझ लीजिए वो तोहफा नहीं है, रिश्वत। तोहफा हमेशा दिल से दिया जाता है और रिश्वत जो है तोहफे की शक्ल में कई बार दे दी जाती है। आज की कहानी गुजरात की कहानी है। गुजरात के सूरत के करीब नवसारी ज़िले की कहानी है। नवसारी एक अच्छा खासा इलाका है। इसी नवसारी ज़िले में एक मिंढाबारी इलाका है। यहाँ पे 12 मई को एक शादी हो रही थी। शादी थी 28 साल के लतेश गवित की और सलमा की। दोनों गांव के आसपास ही रहते थे नवसारी में। अरेंज मैरिज, दोनों के घर वाले बड़े खुश और दूल्हा दुल्हन भी खुश। बड़ी धूमधाम से शादी तय की गई और आखिरकार 12 मई यानी कि आज से 7 ठीक पिछले हफ्ते ये शादी तमाम रस्म व रिवाज के साथ, धूमधाम के साथ ख़त्म हुई। दूल्हा दुल्हन खुश थे। इसके बाद इनको अब हनीमून पे भी जाने का इरादा था, लेकिन वो भी बाद में। 12 मई को शादी ख़त्म होती है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों, दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को लेकर घर चला आता है। 5 दिन बीत जाता है। 5 दिन तक मेहमानों का आना जाना, कई मेहमान घर में थे वो वहीं रहते हैं। 5 दिन के बाद जब घर खाली हो जाता है, मेहमान सब चले जाते हैं, तो दूल्हे जो गवित है वो घर में जो शादियों में तोहफा मिला था उन सारे तोहफे को देखता है। उसका एक 3 साल का भतीजा था। वो एक तोहफा वहाँ पे पड़ा हुआ था जो टेडी बियर था, एक इलेक्ट्रॉनिक टेडी बियर जो स्विच इलेक्ट्रिक से चलता था। तो वो टेडी बियर नाचती या सब कुछ वैसे ही हरकतें उसकी। तो वो भतीजा बार बार उसे देख रहा था, उस रैप को और सारी चीज़ें जो रैप करके रखी गई थी। तो लतेश गवित को लगा कि बच्चों की चीज़ है, चलो उसको गिफ्ट को खोलते हैं। तो वो सारे गिफ्ट पैक खोल खोल कर देख रहा था। इसके बाद अचानक उसने फिर इस टेडी बियर को भी खोला, देखा इलेक्ट्रॉनिक टेडी बियर है, उसमें एक वायर था। उसने वायर निकाला, प्लग लगाया और जैसे ही स्विच ऑन किया, एक ऐसा धमाका हुआ जो उस घर में नहीं बल्कि गांव में दूर दूर तक उस धमाके की गूंज सुनाई थी। इत्तेफाक से जब ये टेडी बियर ऑन किया था गवित ने, तब उस कमरे में सिर्फ वो और उसका भतीजा था 3 साल का। धमाके की आवाज़ सुनकर लोग डर गए, भागते हुए आए। आकर देखे तो कमरे का मंजर जो है बड़ा अजीब और डरावना। लतेश गवित खून से लथपथ पड़ा हुआ है। 3 साल का मासूम फर्श पर भी खून से लथपथ पड़ा है। कुछ समझ में नहीं आया लोगों को। खैर फौरन तमाम रिश्तेदार, घर वाले दोनों को लेकर पास के हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन धमाका इतना तेज़ था कि लतेश के चेहरे पे उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ और उसकी लगभग आंखें ख़राब हो गई। अब अभी डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पता नहीं वो देख पाएगा कि नहीं कभी। इसके अलावा उसके एक हाथ की कलाई भी जो है उड़ गई और पूरे शरीर पे ही उसके एक जलने का और जलन के निशान। तो उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। आंखें शायद जा चुकी हैं, एक हाथ की कलाई कट चुकी है। उधर 3 साल का बच्चा भी बुरी तरह गंभीर है। दोनों हॉस्पिटल में है और दोनों का इलाज चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। एक शादी के घर में अचानक एक बॉम्ब कैसे फटा, एक धमाका कैसे हुआ, अब ये जानना पुलिस का काम था। पहले तो घर वालों को लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन फिर अब जिस तरीके का धमाका था, जो उसका इम्पैक्ट था, जो उसकी गूंज सुनाई दी दूर तक, तो फिर पुलिस को बीच में कूदना पड़ा। इसके बाद अब पुलिस ने छानबीन की मौका वारदात की घर में,
तो देख के ही लग गया था कि ये किसी बॉम्ब से ही धमाका हुआ है। अब पुलिस ने जब सारी चीज़ें एक एक कर देखनी शुरू की तो उसकी नज़र उस टेडी बियर पे पड़ी। अभी तक चूँकि लतेश होश में नहीं था और उसका भतीजा भी कि उससे पूछताछ करें, तो पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो उस टेडी बियर को देखने के बाद पुलिस को लगा उसके साथ कुछ वायर और बाकी चीज़ें मिली। फॉरेंसिक टीम पहुंची, उन्होंने बारीकी से जांच की, तो उन्हें उसी में से कुछ एक्सप्लोसिव मिले और उस एक्सप्लोसिव को जो रखा गया था टेडी बियर, क्योंकि उसके चीथड़े उड़ गए थे। अब पुलिस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस टेडी बियर का धमाके से क्या लेना देना, और वो इंतज़ार कर रही है पुलिस की किसी तरह से उससे बयान लिया जा सके। इसके बाद लतेश थोड़ा होश में आता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि मैं सारे गिफ्ट खोल रहा था, उसी में एक टेडी बियर था, मैंने अपने भतीजे के लिए उसको खोला और जैसे ही प्लग इन किया एक ज़ोर का धमाका हुआ। अब यह क्लियर हो गया था कि धमाका टेडी बियर में हुआ। अब इस टेडी बियर की पहेली क्या है, पुलिस को ये सुलझाना था। अब पुलिस ने सारे जो गिफ्ट देते हैं आमतौर पर रिश्तेदार, कई पर्चियाँ होती हैं, नाम लिखे होते हैं, कार्ड होते हैं, लेकिन टेडी बियर कौन, किसने दिया? तभी ये जब तफ्तीश हो रही थी तो जो लतेश की वाइफ सलमा की एक बड़ी बहन, और उस बहन ने पुलिस को बयान दिया, और वो ये था, उसकी जो बड़ी बहन थी उसका नाम है जागृति बेन। अब इस टेडी बियर के बारे में पुलिस इंक्वायरी कर रही है, तो अचानक जागृति बेन ने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये टेडी बियर कहाँ से आया। उसने कहा कि एक महिला लेकर आई थी और उसने दिया था, और ये टेडी बियर भेजा था एक राजेश पटेल नाम के शख्स ने। अब पुलिस ने कहा कि ये राजेश पटेल कौन है और क्यों दिया। अब राजेश पटेल की कुंडली खंगाली गई, तो फिर एक नई कहानी आई। पता चला राजेश पटेल और जागृति बेन दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, यानी कि सलमा की बहन जागृति और राजेश 2009 से दोनों लिव इन में रह रहे थे। 2009 से लेकर करीब 2021 तक, मतलब करीब 11-12 साल। इस दौरान में जागृति और राजेश पटेल, इनको एक बेटी हुई जिसकी उम्र इस वक्त करीब 6 साल है। लेकिन फिर यह भी पता चला कि राजेश पटेल पहले से ही शादीशुदा था, उसकी एक पत्नी है और बाकायदा उसके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र 7 और 12 साल है। तो शादीशुदा होने के बावजूद राजेश पटेल जागृति बेन के साथ लिव इन में रह रहा था पिछले 11-12 सालों से, और उससे भी एक बेटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, फिर दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। जागृति बेन अपने घर लौट आई। इधर राजेश पटेल रिश्ते ऐसे खराब हुए कि उसे लगा कि जागृति बेन और उसकी जो बेटी है उसको ही रास्ते से हटा दो। अब वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। इसी दौरान में अचानक क्या हुआ कि राजेश पटेल के घर में उसकी भाई की शादी फिक्स हो गई। अब राजेश पटेल के घर में शादी उसके भाई की। इधर ये पता चला कि जागृति बेन के घर में उसकी छोटी बहन सलमा की शादी है। काफ़ी प्लानिंग करने के बाद राजेश पटेल ने फिर एक फैसला किया। उसने एक लेडी से जो उसकी परिचित थी उसको उसने बुलाया। वो एक आशा वर्कर, एक वर्कर थी जो आशा वर्कर होम में काम करती थी। उस लेडी को बुलाया और उसने कहा कि ये एक कार्ड है शादी का और ये एक तोहफा है टेडी बियर, तो ये जाकर तुम वहाँ दे दो, मतलब सलमा और जागृति बेन के घर में। लेकिन राजेश पटेल ने स्पेशली ये कहा कि ये जो टेडी बियर है जो तुमको देना है ये किसी और के हाथ में मत देना, ये सीधे और सिर्फ जागृति बेन के हाथ में देना, क्योंकि उसका इरादा उसी को मारने का था और ये उसकी बहन की शादी के लिए, तो जागृति बेन के हाथ में देना, वो अपनी बहन को दे देगी। अब वो जो उसकी महिला परिचित थी वो इस तोहफे को और शादी के कार्ड को लेकर पहुंच गई। चूँकि राजेश पटेल को उनका घर भी जानता था, 9 साल से 11-12 साल से दोनों लिव इन में रह रहे थे, तो वो पहुंच जाती है। वो महिला वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है चारों तरफ, लेकिन इत्तेफाक से जागृति बेन मिलती नहीं है। वो उठाकर उसकी बेटी को ये तोहफा दे देती है जो 6 साल की बच्ची थी कि ये तुम अपनी मम्मी को दे देना, और निकल के चली आती है। अब उसकी बेटी उस तोहफे को रख देती है। कुछ देर के बाद अब जागृति बेन आती है। वो देखती है कि एक टेडी बियर है, एक शादी का तोहफा है।
उसे लगा कि ये उसकी बहन के लिए किसी ने तोहफा भेजा है, क्योंकि शादी उसकी बहन की है। तो उसने उठाकर जो शादी के बाकी तोहफे आए थे, उन तोहफों के बीच में उस टेडी बेयर को भी रख दिया कि ये उसकी बहन सलमा का है, वो अपने ससुराल ले जाएगी। अब उन सारे तोहफों के बीच में वो टेडी बेयर, शादी हो गई, विदाई हुई, रुखसती हुई, दूल्हा दुल्हन को लेकर चला गया, जो बाकी तोहफे थे वो भी साथ में गाड़ी में रखकर ले जाया गया। अब तोहफे सब ले जाकर रख दिए। 12 मई की शादी थी। 4 दिन गुजर गए। 4 दिन तक मेहमानों की खातिर ये वो सारी चीज़ें होती रही। 5वें दिन याद आया कि चलो अब तोहफे खोलते हैं। और 17 मई को इत्तफाक से लतेश कवित, उस वक्त उसकी बीवी नहीं थी, नई सलमा वहाँ पे, सिर्फ भतीजा था, और इन्होंने वो तोहफा खोला, टेडी बेयर को प्लग इन किया और उसमें धमाका हो गया। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो पुलिस ने फ़ौरन राजेश पटेल को सबसे पहले अरेस्ट किया। राजेश पटेल के साथ उसके भाई को भी अरेस्ट किया। इसके बाद उन दोनों से पूछताछ हुई। तो जब पूछताछ हुई तो उन्होंने पता चला कि कुएं खोदने के नाम पर राजेश पटेल ने वहीं किसी से डेटोनेटर और ये विस्फोटक लिया। आमतौर पे ये सब लाइसेंस के साथ बिकता है, लेकिन वो आपके लिए उसके पॉजिटिव मतलब जो क्या काम है वो आपको सब बताना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को लिया उसने। उसके बाद उसने एक टेडी बेयर खरीदी और उस टेडी बेयर में ये पूरा विस्फोटक, यहाँ पे पुलिस का कहना है कि वो अपने आप नहीं कर सकता, किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू इसने ये काम कराया। तो उस एक्सपर्ट्स के थ्रू इसने टेडी बेयर को एक बॉम्ब में तब्दील कर दिया और बॉम्ब में तब्दील करने के बाद रैप करके उसने भेजा। और उसका मकसद ये था कि ये तोहफ़ा जो है, उसे पता था कि अगर मैं भेजूँगा, चूँकि मैं उसके साथ इतने सालों से रहा हूँ, तो जागृति बहन ज़रूर ये तोहफ़ा खोलेगी। और जब खोलेगी तो जाहिर सी बात है टेडी बेयर है, उसकी बेटी भी पास में होगी, तो माँ बेटी दोनों की मौत हो जाएगी। और वो यही चाहता था, इन दोनों को रास्ते से हटाना, और इसीलिए उसने ये सारा प्लान किया। बस गड़बड़ ये हो गई कि टेडी बेयर बेटी के हाथ लगी, बेटी से माँ तक पहुँची, माँ को लगा ये उसकी बहन के लिए तोहफ़ा है, और उसने बाकी तोहफ़ों के साथ डाल दिया। और इस तरीके से होते होते आखिरकार दूल्हे को, जिसके सिर्फ 5 दिन पहले शादी हुई, उसके हाथ ये तोहफ़ा लगा और उसने इसे ऑन किया और धमाके में उसकी आंखें चली गईं, हाथ की कलाई कट गई। पुलिस ने राजेश पटेल और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर एक शख्स जिसे इश्क था, 12 साल तक करीब साथ रहा, दोनों में प्रेम, लेकिन धीरे धीरे शायद वो प्रेम गायब हो गया, सिर्फ कहानी रह गई। प्रेम कहानी में से प्रेम हट गया और कहानी बची। और अंजाम ये हुआ कि एक शख्स जिसको कायदे से अब शायद हनीमून के लिए कहीं बाहर होना था, अस्पताल के बिस्तर पे पड़ा हुआ है और बुरी तरह घायल, आंखों की रोशनी ऊपर वाला करे कि ठीक हो जाए, लौट आए। लेकिन प्यार में अंधे या उस सन की आशिक ने जो किया एक तोहफे के नाम पर, शायद ही शादी में कोई ऐसा तोहफा किसी को भेजता है, और उसने ऐसा तोहफा भेजा। तो ये थी कहानी। शायद शादी में भेजे जाने वाला ये अब तक का खौफनाक तोहफा होगा, उसकी कहानी। अब कहानी खत्म करूं, वही अपना सिलसिला। आज भूपेंद्र मिश्रा, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे भूपेंद्र। निज़ामुद्दीन ईस्ट दिल्ली में रहते हैं ये। इसके अलावा अंसारी अबरार, इनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे अंसारी साहब। और नौशीन जी ने भेजा है, इनके शौहर हैं, पति हैं। इसके अलावा अमन झा, इनका भी आज जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे अमन साहब। आपके लिए ख़ास किसी ने बर्थडे विश भेजा है मैसेज, आपकी होने वाली वाइफ ने, जिनका नाम है प्रीति झा। और अमन और प्रीति की शादी 10 जून को होने वाली है, नेक्स्ट मंथ। तो आप दोनों को आपकी शादी के लिए अभी से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप दोनों हमेशा अच्छे रहें और सारी खुशियां मिले आपको। तो आप, और अच्छा भी लगा प्रीति झा ने पूरी क्राइम तक टीम को भी शादी में इनवाइट किया। फैमिली बोलूँगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर जगह कम पड़ जाएगी, लाखों हो गए हैं फैमिली मेम्बर इसलिए। लेकिन पूरी फैमिली की तरफ से क्राइम तक आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। इसके अलावा ओजस्वी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ओजस्वी। और दीपक जी की बेटियां हैं ये, और उन्होंने ये लिखा है कि पर्सनल पॉइंट केस की कहानी सुनाए, जो दिल्ली के मैं सुना चुका हूँ, इसको आपको इसी कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी। और भव्यराज सिंह शक्तावत, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भवराज सिंह शक्तावत। छत्तीसगढ़ से है, 19 साल के हो गए, बल्कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं ये भव्यराज सिंह शक्तावत। 19 साल के हो गए, पढ़ने लिखने में तेज़ हैं, NCC स्काउट लीडर हैं और आर्मी में जाना है।
तो हमारी तमाम शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप आर्मी में जाओ, खूब देश की सेवा करो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे फौजी बनो, और पहले अपनी सारी ध्यान जो है पढ़ाई लिखाई पर दो। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे भवराज। इसके अलावा रुचि दुबे हैं, और कल की कहानी जो थी बिलासपुर के ही पास, ये शायद ये बिलासपुर में ही रहती हैं, इन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। तो थैंक यू रुचि जी ये बताने के लिए। प्रकाश कुमार, इन्होंने बीजल जोशी अहमदाबाद केस के बारे में कहा कहानी सुनाने, शायद मैं ये सुना चुका हूँ, एक बार और कंफर्म हो जाऊँगा। इसके अलावा रोशन कुमार है कि स्टोरी की फरमाइश की है। अशोक डूडी बिश्नोई जी हैं कि स्टोरी की फरमाइश की है, नाराज़ ना हो बिश्नोई जी, जल्दी आपकी बारी आएगी। इसके अलावा शाहनवाज अंसारी हैं, और ये एक यूट्यूब भी चलाते हैं आरजे शाहनवाज, जिसमें फिल्मी कहानियाँ सुनते हैं। तो आप लोग फिल्मों के जो शौकीन हैं, ज़रूर आप आरजे शाहनवाज सुने कि किस तरह से ये कहानियाँ सुनते हैं। मुझे ये मौका मिलेगा ज़रूर मैं सुनूंगा। विनीत तिवारी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और कुछ इन्होंने और भी लिखा था, मुंबई से हैं। इसके अलावा आर ए तिवारी हैं, इन्होंने भी कल की स्टोरी पे लिखा था कि किस तरीके से लोग अंधविश्वास आज के दौर में भी होते हैं, हैरत होती है। अनिमेश मिश्रा जी हैं, इनका कहना है कि क्या जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट बनने के लिए मास कॉम करना ज़रूरी है। तो आजकल है, आपको अगर जर्नलिस्ट बनना है तो फिर मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आम डिग्रियों से काम नहीं चलता है, पहले हो जाया करता था। पुष्पेंद्र गोला जी हैं, इसके अलावा रचना गुप्ता जी हैं, थैंक यू सो मच रत्ना जी। पे कई लोगों ने और भी पूछा था, आपको मैंने वैसे मेल भी किया, फिर भी बताऊँ। नाम का मतलब इन्होंने पूछा था, तो शम्स का मतलब सूरज, ताहिर मतलब पवित्र, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपने कहा तो एक बार और बता देता। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और कहानी की बारी सबकी बारी बारी से आएगी। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।